गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी। इसमें हम पढ़ रहे थे मेथड टू डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। 4 दिए हुए थे मेथड्स हैं, उसमें से एक तो इंटीग्रेशन था, एक वन टॉप का डिफरेंशियल मेथड था, एक हाफ लाइफ का ऑर्डर था और एक था इसमें आइसोलेशन मेथड था। इसको दूसरा नाम है इसका स्यूडो ऑर्डर मेथड। इसमें से आपके सिलेबस में 3 ही मेथड है। एक तो रहेगा इसमें हाफ लाइफ वाला जो हमने कर लिया, एक रहेगा डिफरेंशियल का वन टॉप का, वो भी कर लिया है। थर्ड मेथड है वो रहेगा इसमें आइसोलेशन मेथड, जिसे हम स्यूडो ऑर्डर मेथड है वो भी कहेंगे। अब आइसोलेशन मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्यूडो ऑर्डर मेथड इसका नाम क्यों रखा गया है दोनों देखेंगे। इसमें ये आता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसमें 3 रिएक्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अपने को पता है कि इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा जिसमें 3 रिएक्टेंट हैं, तो तीनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, बी और सी, ऐसे होगा। ये लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे इसकी पावर है n1, इसकी पावर है n2 और इसकी पावर क्या है n3 मान लेंगे। अब ये मान रहे हैं कि टोटल जो रिएक्शन का ऑर्डर हो कितना हो जाएगा, n1 प्लस में n2 प्लस में n3 इसके इक्वल आ जाएगा। अब मान लीजिए अपने को किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखना है, ऐसे तो हम याद कर नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऐसे करें तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मानी जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कारण से इसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 2 रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया कि यही रिएक्शन है, थर्ड 3 केस बनाएंगे इसके। इस बार ए प्लस बी दोनों ही एक्सेस में बहुत अधिक मात्रा में इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया। अब देखना इस रिएक्शन का रेट क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा के ए की पावर n1। बी और सी है वो रेट ला में नहीं लिखे गए हैं, क्यों, क्योंकि बी और सी एक्सेस में, और वे रिएक्टेंट जो एक्सेस में होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत मात्रा चेंज हो जाने से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इनको रेट लो में नहीं लिखेंगे। इसलिए इनकी कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट और डिपेंड नहीं करता है, तो ये लिखा जाएगा। अब ए के रिस्पेक्ट में पता चल गई, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दूसरी टाइम में हम क्या करेंगे, हम ए प्लस में बी प्लस में सी, इस बार हम ए और सी को क्या मानेंगे, एक्सेस में मानेंगे। इस बार हमने मान लिया कि ए और सी दोनों ही क्या एक्सेस में अधिक मात्रा में, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो रेट आएगा तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से मिल जाएगी अपने को n2 की वैल्यू। थर्ड में अपने को क्या पता चलेगा कि सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। इस बार ए और बी की कंसंट्रेशन को हम ले रहे हैं एक्सेस में ले रहे हैं, तो ए और बी की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, इस कारण से इसको स्यूडो ऑर्डर नाम क्यों रखा है वो भी देखेंगे अभी। तो इस रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा यहाँ पे के, तो रिएक्शन का रेट केवल रिएक्टेंट सी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसको हम लिख देते हैं n3। अब इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो इसको और इसको n1 प्लस n2 प्लस n3 को ऐड कर देंगे, तो इस रिएक्शन का टोटल रेट है वो अपने पास में आ जाएगा। तो एक साथ में नहीं कर सकते, एक एक करने के लिए क्या करेंगे, पहले किन्हीं भी 2 रिएक्टर की कंसंट्रेशन को एक्सेस में करेंगे, बचा हुआ उसके सापेक्ष रिएक्शन का रेट देखेंगे, फिर 2 को करेंगे दूसरे के सापेक्ष देखेंगे, फिर अगले को करके तीसरे के सापेक्ष देखेंगे। अब स्यूडो ऑर्डर नाम इसलिए रखा हुआ है कि देखो इस रिएक्शन को ऐसे देखो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है ना, 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तीनों की कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट का रेट डिपेंड कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर की है। लेकिन इसको देखोगे तो ये रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि दोनों क्या है एक्सेस में है। तो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी तो क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि रिएक्शन में 3 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के। लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, क्योंकि इस तीनों में से केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट और डिपेंड कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू है। तो वे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी यानी अणुसंख्यता और उनकी अभिक्रिया की कोटि का मान अलग अलग होता है, वे रिएक्शंस हैं वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। इस कारण से इसे स्यूडो ऑर्डर मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आगे समझ में, इस मेथड में ऐसे करना, आइसोलेशन का मतलब है पहले एक रिएक्टेंट्स को अलग कर लेंगे, बाकी 2 को एक्सेस में लेंगे, तो कम जो क्या है आइसोलेट किया है उसके सापेक्ष रिएक्शन का रेट मिलेगा। फिर बी को कर लेंगे, इन दोनों को एक्सेस में करेंगे, फिर सी को करेंगे, तब इन दोनों को एक्सेस में करेंगे, तो ए बी सी तीनों के सापेक्ष अलग अलग हमें रिएक्शन का रेट मिल जाएगा, और उसमें रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा टोटल रिएक्शन का ऑर्डर। ये था आपका थर्ड मेथड, आइसोलेशन मेथड और स्यूडो ऑर्डर मेथड। ठीक है, 3 रिएक्शन के ऑर्डर के 3 ही मेथड थे। उसके बाद हम जो रिएक्शन को रेट को प्रभावित करने वाली जो थ्योरी पढ़ी थी आरएनएस की थ्योरी, उसके बाद में एक थ्योरी और आती है कोलिजन की थ्योरी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आपको इसमें लिखना क्या हो सके समझ में कि इस मेथड से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। तो पहले हम जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक रिएक्टेंट को छोड़ करके बाकी सभी को एक्सेस मिलेंगे। तो हमने जिसको एक को अलग किया है उसके सापेक्ष रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे रिएक्टेंट को लेंगे अलग, बाकी बचे हुए को एक्सेस मिलेंगे तो दूसरे के सापेक्ष निकल जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे के सापेक्ष, चौथा हुआ तो उसके सापेक्ष निकल जाएगा, लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, फिर देखें वैसे शुरू वाले दो थे ना वही इंपॉर्टेंट है इसमें मेथड डिटरमिनेशन की। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी और उसके बाद में एक हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। उसके बाद में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन थ्योरी। देखें इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। बेसिक कोलिजन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में आती है पोस्टुलेटेड रीपोस्टुलेटेड या फिर मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी जो होगा इसके बाद पढ़ेंगे। कोलिजन जो थ्योरी है सबसे पहले बात आती है किसके द्वारा दी गई थी। एक प्रकार से इसे हम बेसिक कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं। यही है कोलिजन थ्योरी, यही है बेसिक कोलिजन थ्योरी। गिवन बाय का मतलब है कि ये जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी वो सबसे पहले या फिर किसके द्वारा दी गई थी, दो साइंटिस्ट, एक था आर्हेनियस और दूसरा था इसके अंदर वॉनथोप। आर्हेनियस और वॉनथोप दो साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस और वॉनथोप, उनके द्वारा कोलिजन थ्योरी दी गई थी। अब कोलिजन थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है कोलिजन थ्योरी, किसके बेस पे कोलिजन थ्योरी है वो डिराइव की गई, तो हम कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसों का जो गतिज अणुगतिज ऊर्जा सिद्धांत था उसके बेस पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो दो पॉइंट्स हो गए इसमें, किसके द्वारा देगी, आर्हेनियस और वॉनथोप के द्वारा, और किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर ये बेस्ड है। इस थ्योरी के अंदर क्या माना गया, वो मेनली ये रिएक्शन दी गई है बाइमोलिकुलर गैसीय रिएक्शन के लिए दी गई है। बाइमोलिकुलर गैसेज रिएक्शन यानी द्विआण्विक जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन रिएक्शंस के लिए थ्योरी ऑफ मेनली दी हुई है, मुख्य रूप से उन्हीं के लिए दी हुई है। उसके बाद में आता है कि इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट ने जो बातें बताई हैं उसको हम पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो तभी संपन्न होती है जब उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जब इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती हो, कोलिजन होती है। कोई भी रिएक्शन तभी, फर्स्ट पोस्टुलेट आपके लिखेंगे कि कोई भी रिएक्शन तभी संपन्न होती है, तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे यदि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल या क्रियाकारी अणु के बीच में कोलिजन या टक्कर हो रही हो। अभी कोलिजन के लिए बताया कि कोलिजन भी टू टाइप्स की होती है। तो कोलिजन कौन सी होती है, तो ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन है वो होनी चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट में दोनों साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होती है टू टाइप्स की होती है। पीछे बताया टू टाइप्स में से यहाँ जो कोलिजन है जो प्रोडक्ट बनने के लिए आवश्यक होती है वो होती है इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी संघट। प्रभावी संघट का मतलब है कि यदि तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करने के बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तब तो वो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। यदि तो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर करके और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं तब वो क्या रहेगी, अनइफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या आवश्यक है, तो इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड में आता है कि ये इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए आवश्यक क्या है। अब हम क्या डिसाइड करते हैं कि कैसे होती है इफेक्टिव कोलिजन, तो ये बोला दो जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं उस टाइम का ओरिएंटेशन है वो राइट, यानी ओरिएंटेशन है वो सही होना चाहिए और उनके पास में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जो कि उनको टक्कर, इतनी एनर्जी हो कि पर्याप्त एनर्जी होनी चाहिए उनके पास कोलिजन करने के लिए, और उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओरिएंटेशन राइट होने का मतलब ये है कि जैसे हम ऐसे देखें यहाँ पे इसको, जैसे ये वाला है और एक ये वाला है, दो है,
ठीक है। और यहाँ पे हम देखें, इसके पास में देखते हैं, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, दो मॉलिक्यूल्स है। अब ये दोनों इस साइड से इस साइड से आ रहे हैं, कोलिजन होगी क्या? नहीं होगी। कोलिजन होने के लिए आवश्यक ओरिएंटेशन सही हो। अब ये वाले हैं, एक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ये है, एक ये, तो यदि ये एक दूसरे के पास ऐसे हैं तो उनके आपस में क्या होगी, थोड़ी दूर पास में आएंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगी। तो ये बोल रहा है टक्कर करने के लिए या कोलिजन करने के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होता है, जिस ओरिएंटेशन में अरेंज होकर के वो आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, वो सही होना चाहिए और उनके पास में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होनी चाहिए। ये रहेगा इसका थर्ड पोस्टुलेट। कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल और साथ में क्या होनी चाहिए, इनमें जो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है वो इनके अंदर होनी चाहिए। अब इन तीनों पोस्टुलेट के बाद में फोर्थ पोस्टुलेट जो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे हम, कि अब इस जो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे अपने को क्या लग रहा है वो हम फोर्थ पोस्टुलेट में लिखेंगे। तो जो पढ़ा है उससे तो अपने को यही लग रहा है ना कि रिएक्शन का रेट है वो तो कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है। कोलिजन से ऐसा क्या होता है कि जिसके ऊपर रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो फैक्टर हैं अपने पास में जिनके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। फोर्थ पोस्टुलेट में आएगा यहाँ पे, फोर्थ पोस्टुलेट में लिखेंगे दस, अतः according to collision theory, according to collision theory, rate of reaction, according to collision theory, rate of reaction depends upon two factors। ठीक है, तो अपने जब तीन पोस्टुलेट पढ़े हैं उनसे अपन क्या बता सकते हैं, इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो ये है कि इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इस प्रकार से कोलिजन सिद्धांत के अनुसार या संघट्ट सिद्धांत के अनुसार किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये टू फैक्टर्स कौन कौन से यहाँ पे वो देखेंगे। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड होने वाली कोलिजन की संख्या, पर लीटर में होने वाली नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड में पर लीटर में होने वाली कोलिजन की संख्या, जिसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी हम गैस वाली जो रिएक्शन है ना, गैस वाली यूनिट से थर्ड यूनिट उसमें बढ़ के कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या वहां से। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यही है, किसी भी रिएक्शन की इकाई आयतन में इकाई सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच होने वाले टक्करों की संख्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे हम कैपिटल जेड से शो करते हैं। दूसरा एक इस पे डिपेंड करता है पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्यू से भी लिख सकते हैं और इसे हम एन स्टार अपॉन में एन से भी लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में क्यू तो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन का पार्ट, कितना पार्ट है जिसने क्या किया, इफेक्टिव कोलिजन की है पूरे टोटल में से, और कुछ क्या करते हैं अनइफेक्टिव कोलिजन करते हो। तो रिएक्शन का रेट केवल इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये वाले क्या है, एन स्टार और एन स्टार यहाँ पे आता है नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स और एन में आता है नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। अब हम लिखते हैं इस रिएक्शन को, इस पूरी थ्योरी को रिएक्शन से समझते हैं। ये आगे पोस्टुलेट 4 है, कंप्लीट होगी तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो रेट के इक्वल में हम लिखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू में ये पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूरे को रिएक्शन को, इस पूरी थ्योरी को रिएक्शन से समझते हैं, कोलिजन थ्योरी को देखिए। देखिए इसमें
सपोज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसी थ्योरी में लिखना आगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी दो रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस रिएक्शन का रेट हम लिखेंगे इस प्रकार से, रेट इज इक्वल टू के ए और बी। ये हो गया। अब यदि हम इसमें ये माने कि यहाँ पे रिएक्टेंट ए, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी रेट लॉ में, दोनों पे डिपेंड करते हैं। ये 1 हो यानी यूनिटी में हो और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी यूनिटी में हो, तो इसमें दोनों जो 1 लिखने का मतलब ही नहीं है। तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के। देखिए तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के, क्योंकि तो लिखने चाहिए 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं, रिएक्शन का रेट हो गया इस बार ये वाला। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है वो देखना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है, तो रिएक्शन का रेट 2 फैक्टर पे डिपेंड किया था, बताया था, वही फैक्टर यहाँ पे लिखने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लिखते हैं जेड से, और इनटू में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ में था यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, पार्ट भी बोलते हैं फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, कि बात है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो अब इसको हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू जेड इंटू में क्यू, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, सॉरी 2 तो पहले आ गई है, तो रिएक्शन नंबर 2 है और रिएक्शन नंबर 3 है, दोनों ही किसको बता रही है, रिएक्शन के रेट को, ये भी रेट के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 3 है वो भी क्या रहेगी, रेट की इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कि रेट के इक्वल ये है, यहाँ रेट के इक्वल ये है। तो हमें पता है जब राइट हैंड साइड वाले दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या होगा, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू होगा Z इंटू में Q, ये रहेगी आपकी रिएक्शन नंबर 4, क्योंकि रेट इस साइड वाली चीजें इक्वल है, तो रेट की यहाँ जो इक्वल है, रेट की यहाँ जो इक्वल है, दोनों आपस में भी क्या रहेंगे यहाँ पे इक्वलिटी में माने जाएगा। यहाँ पे Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बोला यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन है इफेक्टिव कोलिजन का, उसको हम n स्टार अपॉन में n भी लिख सकते हैं, और इसको हम e की पावर में e अपॉन में RT से भी लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट्स की जगह में ये रखते हैं, तो क्या बनती है रिएक्शन, K इज इक्वल टू जेड, और यहाँ पे e की पावर माइनस में e अपॉन में RT, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इससे बने सिर्फ Q की जगह ये रखेंगे, हमने ये e की पावर माइनस में एक लगभग एक जैसे आरएनएस इक्वेशन दिख रही है ना, आरएनएस इक्वेशन में क्या होता है, के ऊपर लिखती हूँ, आरएनएस इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस में ई अपॉन में आरटी। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसकी एनर्जी के इक्वल है, और इसका जो ये आरएनएस फैक्टर है यहाँ पे ये क्या है, जेड है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आया था, ये आरएनएस की फ्रीक्वेंसी आई थी, सेम ही है लगभग रिएक्शन, केवल एक ही चीज में क्या है, जेड है। अब ये बोला कि यदि कोलिजन, यहाँ इस जेड की बात करें तो इस जेड के लिए क्या बोल रहा है, ये इस साइड वाला लिख लिया होगा, देखिए तो ये बोला कि जब ये कोलिजन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रही हो, वो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल यदि एक जैसे हो तब तो इसको लिखेंगे जेड, एक जैसे जेड 1 लिख देंगे, लाइक रिएक्शन, तो ये हम जेड के लिए बोलते हैं, हम लिखते हैं एक साइड में बना लेना, ये याद रह जाएगा। तो एक साइड में आप ये बनाना, जेड क्या होता है, जेड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट की आवृत्ति, इसकी वैल्यू हो सकता है Z11 लिखने की जगह,
हो सकता है कई जगह इसकी रिएक्शन इसकी वैल्यू Z12 के फॉर्म में लिखी। तो यहाँ पे Z11 कब लिखा जाएगा, व्हेन रिएक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहे, जैसे HI प्लस में HI, दोनों HI के, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, H2 प्लस I2। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है सेम रिएक्टेंट्स, लाइक का मतलब है एक जैसे, समान समान अणुओं के बीच में कोलिजन होती है तब तो हम यूज करते हैं Z11। और यहाँ पे क्या होगा, वन, यहाँ पे 1 1 का मतलब एक जैसे है, 1 2 का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन जब रिएक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, जब रिएक्शन अनलाइक या असमान अणुओं के बीच में होती है तब उसको हम लिखेंगे Z12 से। जैसे हम लिख दी H2 प्लस में I2 के बीच में रिएक्शन है, तो H2 अलग मॉलिक्यूल है, I2 का अलग मॉलिक्यूल, सब टू डिफरेंट या असमान अणुओं के बीच में कोलिजन होती है, तो इसके लिए ऐसे रिएक्शन बनाई, तो यहाँ पे Z की जगह लिखेंगे Z12 लिखेंगे। ये रहेगा इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको हम 2 टाइप से क्यों लिखते हैं और किसके लिए लिखा जाता है। अब देखें, इसमें इतना हो गया। अब हम दो इसकी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में तो लिखेंगे हम Z11 e की पावर माइनस में ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ऐसे लिखेंगे, Z ऐसे लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा ये जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का K इज इक्वल टू लिखा जाएगा Z12 e की पावर माइनस में ये अपॉन में RT। बाकी सेम रहेगा, केवल इसमें डिफरेंस आएगा ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसको लिखने में। आगे समझ में, ये वाला सारा हो गया। ये रहेगी लास्ट में इसमें कोलिजन जो थ्योरी है उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों ही कोलिजन थ्योरी की रिएक्शन है वो कराते। बाकी इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी कुछ वैल्यू अलग है, वो सब वैल्यू रख के भी इक्वेशन बनती है यहाँ पे अलग से, तो लिखो, याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये लिख लिया होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की पूरी बड़ी फॉर्म में लिखें इसमें कोलिजन थ्योरी वाली रिएक्शंस को, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर और पाई RT अपॉन में M में इस पूरे की पावर हाफ और E की पावर माइनस ये अपॉन में RT। ये पूरा किसकी जगह लिखा हुआ है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये वाली, आगे ये सेम है, ये वही हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो ये वाली इक्वेशन भी किसकी है, कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन है, आप इसे भी याद रख सकते हो। वैसे शॉर्ट फॉर्म में वो सही रहेगी इसकी, K इज इक्वल टू Z E की पावर माइनस में ये अपॉन में RT। यही है, सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जगह ये वाली वैल्यू रुकेगी तो ये वाले बनेगी। अब अपने को पढ़ना है नेक्स्ट इसके बाद में लिमिटेशन और मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। पहले लिखेंगे हम इसकी कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन और उसके बाद में पढ़ेंगे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। देखिए, लिमिटेशन में फर्स्ट आएगा कि जो कोलिजन थ्योरी है वो अप्लाई ओनली, केवल किस पे लागू कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई ओनली सिंपल गैसियस रिएक्शन। जो सिंपल यानी बाई मोलिकुलर रिएक्शन होते हैं जिसमें दो ही टाइप के रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल हो, तो ये जो कोलिजन थ्योरी है वो केवल उन्हीं पे अप्लाई, तो जब हम लिखेंगे अप्लाई ऑन सिंपल गैसेज रिएक्शन, यानी केवल सरल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। जैसे कि अपनी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे कि वो पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन हो, उसमें रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो कई टाइप्स के हो, बहुआण्विक रिएक्शन है, और मान लीजिए ये रिएक्शन चाहे गैस रिएक्शन गैस में हो रही हो, चाहे ये रिएक्शन है वो सॉल्यूशन में हो रही हो,
दोनों में ही जब इसका हम रिजल्ट निकालते हैं तो कोलिजन थ्योरी से रिजल्ट निकालते हैं और एक उसका हम थ्योरेटिकल रिजल्ट निकालते हैं, दोनों में क्या लार्ज डिफरेंस आता है। तो ऐसी रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू में लार्ज डेविएशन आता है, बहुत अधिक अंतर आता है इसमें, तो इसका मतलब है कि इस थ्योरी को हम ऐसी रिएक्शंस पे लागू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लिमिटेशन में लिखेंगे कि जो संघट्ट सिद्धांत है कोलिजन थ्योरी, उसे केवल सिंपल गैसीय अभिक्रियाओं पे लागू किया सकते हैं। जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं तो सॉल्यूशन में होती है, गैस में होती हैं, उन रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंटल प्रयोग से जो वैल्यू निकालते हैं रेट कांस्टेंट की और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, उनमें लार्ज डेविएशन है वो मिलता है। उसके बाद में हम सेकंड में ये बोलते हैं कि ये जो कोलिजन थ्योरी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती है कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास में इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तभी वो आपस में कोलिजन करेंगे। तो सेकंड लिमिटेशन आएगी कि ये जो कोलिजन थ्योरी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती है, जबकि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, इन दोनों के बारे में, इन दोनों का पूरी कोलिजन थ्योरी में कहीं भी नाम लिखा हुआ नहीं है। तो हम कहेंगे कि सेकंड लिमिटेशन में इसमें कि कोलिजन थ्योरी में केवल रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताए जाते हैं और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है उनके पास में स्थितिज ऊर्जा भी होती है, उसके बारे में कोलिजन थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन में इसमें आएगा कि ये थ्योरी कुछ भी नहीं बल्कि इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन होता है उसका किसी भी रिएक्शन की जो ऊष्मागतिकी होती है उसके बारे में थ्योरी नहीं बताती। तो तीन लिमिटेशन हो गई, केवल सिंपल गैस रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड, केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती है, स्थिर ऊर्जा और कंपन ऊर्जा के बारे में ये थ्योरी नहीं बताती है। थर्ड है कि यह थ्योरी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मागतिकी के बारे में भी नहीं बताती है। ये हो गया इसमें तीन लिमिटेशन कोलिजन थ्योरी की। अब पढ़ना है अपने को कि कोलिजन थ्योरी को, जैसे हमने फर्स्ट लिमिटेशन लिखी थी कि ये वाली जो कोलिजन थ्योरी है उसे हम केवल जो सिंपल गैसेस रिएक्शन होती हैं केवल उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, चाहे वो जटिल अभिक्रियाएं विलयन में हो चाहे वो गैस में हो, वहां पे इस थ्योरी को लागू नहीं कर सकते। फिर बाद में क्या हुआ कि वहां पे लागू करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो सॉल्यूशन में हो चाहे वो गैस में हो, वहां पे रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके ऊपर कोलिजन थ्योरी को अप्लाई करना है। तो ये वाली तो अप्लाई होगी नहीं, तो इस वाली थ्योरी में कुछ अलग से बाहर से कुछ फैक्टर्स ऐड किए गए जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट लिखिए आप मॉडिफाइड कोलिजन, ठीक है। तो जो कोलिजन थ्योरी थी अपनी, कोलिजन थ्योरी थी उसकी इक्वेशन थी k इज इक्वल टू जेड था, सॉरी जेड e की पावर माइनस में EA अपॉन में RT। ये वाले तो अप्लाई कर नहीं सकते सभी रिएक्शंस पे, केवल सिंपल रिएक्शन पे होती है। तो इसके अंदर रिपोस्टुलेट करके एक फैक्टर ऐड किया गया। फैक्टर ऐड करने के बाद में ये रिएक्शन होगी इस प्रकार से, रो पी भी बोल सकते हैं कई जगह भी इसको, रो EA अपॉन में RT। तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये लगाया है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की। और अब जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑन ऑल रिएक्शन। इसे सभी अभिक्रियाओं पर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल हो, सभी रिएक्शंस पे इसको अप्लाई किया सकता है। जबकि ये वाली हम बोलेंगे कि अप्लाई ओनली सिंपल रिएक्शन, इसे केवल सिंपल रिएक्शंस के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इस वाले को हम सभी टाइप्स की रिएक्शंस हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बनेंगे। अब बोलेंगे इसमें ये रो जो ऐड किया बाहर से
फैक्टर, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टेरिक फैक्टर के नाम से इसे हम स्टेरिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल देते हैं। और ये किस पे करता है? तो इसके लिए हम बोलेंगे, और ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। आगे समझ। तो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी को सभी गैसीय रिएक्शन पे लागू करने के लिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स, जटिल, सभी प्रकार की रिएक्शंस पे लागू करने के लिए सिंपल कोलिजन थ्योरी में फैक्टर्स ऐड किया गया, और इस प्रकार से जो थ्योरी बनी थी उसे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी कहेंगे। ये इक्वेशन बनेगी, इसमें ये फैक्टर आया नया, इस फैक्टर को स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। संभावना गुणांक बोल, संभाव्यता गुणांक बोल देते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है उनकी ज्योमेट्री पे ये डिपेंड करता है। और इसकी जो वैल्यू आती है प्रोबेबिलिटी फैक्टर की, वो वैल्यू 1 से लेकर के 10⁻⁹ तक आती है। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल 1 to 10⁻⁹ तक आती है, जो कि रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये रहेगी आपकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, लिमिटेशन और उसकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी तीनों हो गई आज क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जिसे हम बोलते हैं TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।